नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब समय ठीक ना चल रहा हो या फिर ग्रह दशा खराब हो तो अक्सर ये समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इनका साथ दें या फिर इनका साथ दें। और कुछ यही हाल और हालात मोदी और अमित शाह की सरकार का आजकल है। जो भी दांव चल रहे हैं सब उल्टे पड़ रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से मोदी सरकार ने इन पहलवान बेटियों के साथ बातचीत शुरू करी थी। अभी कोई हल निकलता इस बातचीत में कि उधर हरियाणा में किसानों पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज की बीजेपी सरकार ने, और कई बड़े किसान नेता जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। यानी जिस आग को बुझाना था उस आग को और तेज कर दिया है इस सरकार ने। गिरफ्तारियां की हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए हैं हरियाणा में, उसको खत्म करें कि समय रहते अगर इसको कर लेंगे तो अच्छा है, वरना खतरा ये है कि देश में दोबारा भयानक किस्म का किसान आंदोलन होगा। अब दोस्तों, जो पूर्व राज्यपाल हैं सतपाल मलिक, जो मोदी के कभी बड़े खास हुआ करते थे, कश्मीर के गवर्नर थे, कई राज्यों के गवर्नर थे और कई बरसों से बीजेपी में थे, उनका ये कहना है और उनका जो ताज़ा बयान है वो ये है कि कहीं ना कहीं मोदी शाह के हाथ से सत्ता की लगाम छूट रही है। यानी जो सिस्टम है मोदी का, उसी सिस्टम पर इस गुजरात लॉबी की जो ग्रिप है वो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हो रही है। उसकी एक वजह ये है, या जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्या कारण है कि बीजेपी पिछले कुछ महीनों से बार बार लगातार हर चुनाव हार रही है। अगर आप गुजरात हटा दीजिए, गुजरात छोड़ दीजिए, तो चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो हर बाई इलेक्शन हो, क्रूशल बाई इलेक्शन, पुरानी सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी ने गंवा दी। उत्तर प्रदेश में भी हार हुई है जहां योगी की सरकार है, सल्तनत है। तो क्या माने इसको कि क्या मोदी और शाह इनका इकबाल खत्म हो रहा है? और एक सवाल और यहीं से उठता है कि क्या बीजेपी में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, प्रखर हो रहे हैं? और क्या ऐसे कई नेता हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जिनके तार कैबिनेट के कुछ मंत्रियों से भी जुड़े, क्या वो मौके की तलाश में हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं मौके का? अब कहने वाले जो इनसाइडर्स हैं, जो बीजेपी को अंदर से समझते हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, जो बीजेपी को कवर करते हैं, उनका ये कहना है, वो मुझसे बता रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी हारती है, मध्य प्रदेश हारती है या राजस्थान हाथ से निकल जाता है, ये 3 राज्य अगर इस साल के आखिर में हाथ से निकल गए तो 2024 से पहले ही खेल हो सकता है। अब दोस्तों, मोदी जी की सरकार कुछ मोर्चों पर फेल होते क्यों दिख रही है? आप यूँ कह सकते हैं कई बड़े फ्रंट हैं जहाँ पर सरकार वाकई नाकाम होती हुई दिख रही है। और बातों में आज सतपाल मलिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की शख्सियत कुछ ऐसी है, या उनका जो एरोगेंस लेवल है कुछ इतना ज़्यादा है कि उनमें निगोशिएशंस करने की क्षमता नहीं, पोटेंशियल नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, उस तरफ रुझान नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मसला हो जाए, जैसे किसान आंदोलन था या पहलवानों का यह आंदोलन कह लीजिए, सामने वाले से अक्सर बात करने से, निगोशिएट करने से वो कतरा जाते हैं। उनका ये भी कहना था सतपाल मलिक का, और उन्होंने खुद अपना उदाहरण दिया कि अगर किसी बात पर कोई भी मीटिंग हो, कैबिनेट की मीटिंग हो या फिर कोई और इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ किसी बात पर आप डिसेंट कर दें, आप डेविएट कर जाएं, आपका मतभेद हो जाए या कुछ ऐसा बोल दें जो उनको बुरा लग जाए, तो बीच मीटिंग में मोदी जी खड़े होकर चले जाते हैं। वो सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं। आप सुनते रहें, उनकी बात मानते रहें तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने जरा सा नोट ऑफ डिसेंट दिया तो वो आप में दिलचस्पी उनकी खत्म हो जाती है और वो खड़े हो जाते हैं। मतलब जरा सी असहमति हुई तो मोदी जी तुरंत जो है बिफर पड़ते हैं, खड़े हो जाएंगे। एक मामला मुझे याद है जिसमें वो बोले कि नहीं सब मेरे साथ हैं और कुछ नहीं, तुम बस फला आदमी से मिलो, और वो खड़े हो गए। मतलब मीटिंग एंडेड एब्रप्टली, जैसा उसने किया था ये
वायर के इंटरव्यू में उन्होंने एक बार। जी हाँ, करण थापर के साथ जो उन्होंने किया हाँ, कि तो अपना उनको माइक सुनना वाइक निकाल पसंद दिया नहीं था। है, सवाल भी पसंद नहीं है, सुनना भी पसंद नहीं है, नोट ऑफ डिसेंट भी पसंद नहीं है। अब दोस्तों, आज जो मेरी बातचीत हुई सतपाल मलिक से, वो बड़े ज़बरदस्त मूड में दिखे। और जब भी कोई बड़ा नेता, बड़ा आदमी, बड़ी शख्सियत जब वो मूड में होती है तो अक्सर कई बड़े खुलासे कर जाती है। और आज की जो जानकारियां हैं सतपाल मलिक की इस सरकार के बारे में, वो बड़ी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये वो शख्स है जो इस सरकार में, मोदी सरकार में, शाह की सरकार में कई बरसों तक बड़ी इंपॉर्टेंट की पोस्टिंग्स पर रहा है, टॉप लेवल पर। और अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या घट रहा है, ना सिर्फ पुलवामा और कश्मीर में, दिल्ली में क्या घट रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या खेल हो रहे हैं, उसका वे एक बड़ा अहम गवाह है। और आज जो गवाही है सतपाल मलिक की आपके शो में, वाकई उसमें कई परतें खोली। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिए और गौर करिए इस बात पर जो सतपाल मलिक आखिर में कह रहे हैं कि ये जाती हुई सरकार है। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र मोदी जी से बड़ी है, जिसका तजुर्बा मोदी जी से कहीं ज़्यादा है, वो आखिर ये क्यों कह रहा है कि ये जाती हुई सरकार है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं सतपाल मलिक के पास, एक्स गवर्नर, मोदी गवर्नमेंट। क्या किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है, जिस तरह का व्यवहार हरियाणा पुलिस ने किया है, जहां बीजेपी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि ये इंतकाम की सियासत है, ये बदले की भावना की सियासत है? क्योंकि यही चढ़ूरी साहब या यही जो किसान नेता हैं, इन्होंने किसान आंदोलन किया था, मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी, जो काले कानून आए थे, उसके बाद यही किसान, यही चेहरे, यही किसान नेता पहलवानों के साथ बैठ गए जंतर मंतर में। तो जब कभी मोदी सरकार की किरकिरी हुई, बदनामी हुई, तो उनको लगा कि ये किसान जो हैं ये मिसचिफ कर रहे हैं हमारे साथ। तो क्या ये कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित दिखती है? क्या मोदी सरकार बदला ले रही है किसानों से? इसमें बदले की भावना भी है और इसमें किसानों को डराने का भी इनका एक अटेम्प्ट है, जो ये फेल होंगे जिसमें, और ये इसी में नष्ट हो जाएंगे। अगर किसान बिगड़ जाएगा तो आप समझ लें कि सरकार का मुंह नहीं देखेंगे दोबारा, और बिगड़ गया है। ये कैसे बिगड़ गया है? आप देखिए, आपने मौलाना की मीटिंग देखी होगी, उससे पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, एक 4-6 दिन पहले ही हुई थी, जींद में हुई थी। 50,000 से कम हाजिरी नहीं हो रही है किसानों की। तमाम उत्तेजित और गुस्से में वो लोग आते हैं कि अब के देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो संभलेंगे इनसे। नहीं, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार चाहती है कि जो किसान हैं, ये चुनावी साल है, इलेक्शन ईयर है, इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर सुपर फाइनल है 2024 में, क्या मोदी और अमित शाह या जो बीजेपी का नेतृत्व है उसको लगता है कि ये किसान कहीं ना कहीं उनके लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं और इनको सबक सिखाना जरूरी है? नहीं, उनकी ये दृष्टि तो रहती है, वो उनमें एक काइंड ऑफ एरोगेंस है, बदले की भावना है, लेकिन ये किसानों को जानते नहीं है। ये किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा, 11 महीने बैठे रहे, उनको हटा नहीं पाए थे, और वो उन्होंने कह दिया था कि हम तब हटेंगे जब आप हट जाओगे। तो इनको डरा नहीं सकते हैं, किसान लड़ेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि इस बार किसान एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। जी मलिक साहब, आपने तो मोदी जी को बहुत करीब से देखा है और मोदी जी ने आपको गवर्नर भी बनाया, फिर गवर्नर की कुर्सी से ट्रांसफर करके गोवा भेज दिया, फिर गोवा में जब आपने वहां के भ्रष्टाचार को पकड़ना शुरू किया तो नॉर्थ ईस्ट में आपको भेजा। तो एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, नरम गरम रिश्ते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी आड़े आ गई या कहीं कहीं आपकी जो साफगोई है, आपके आप कह सकते हैं आपके चरित्र में जो साफगोई, साफ बोलते हैं आप, वो पानी का असर है, मिट्टी का असर है, मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी जी को आपने बहुत करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी एक टिट फॉर टैट, ऐसी उनकी पॉलिसी है कि अगर मोदी जी को किसी ने परेशान किया तो वो फॉरगेट और फॉरगिव वाली पॉलिसी नहीं है वाजपेयी की? उनकी पॉलिसी, उनकी जो नीति है, कहीं ना कहीं बदले की भावना से प्रेरित होती है। आपको ऐसा लगता है? बराबर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
उनमें वो बड़प्पन नहीं है कि चलो हो गया तो हो गया और बैठ के बात कर लें, सलटा लें, समझा लें। वो समझते हैं कि कोई मेरे सामने बोल कैसे गया। सिर्फ बोलना भी उनको मंजूर नहीं है। नहीं, सच मतलब बोलना एक, तो दरकिनार, कोई बोले ये भी उनको मंजूर नहीं। नहीं मेरा सवाल वो ये क्योंकि दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो इनका वही है कि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है मोदी जी से 1-2 साल बड़े ही होंगे उम्र में। जी, मैं बड़ा भी हूँ, सीनियर भी हूँ। सीनियर भी हैं, नहीं सीनियर तो आप बहुत हैं उनसे, लेकिन उम्र में भी आप बड़े, क्योंकि मोदी जी ने बहुत लेट अपनी पॉलिटिक्स, मुख्य धारा की राजनीति में देर से। आपको क्या लगता है कि एक प्रधानमंत्री जो दूसरी बार प्रधानमंत्री हुआ है, उसमें इतनी मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि कम से कम निगोशिएशन टेबल पर, बातचीत की मेज पर, निगोशिएशन टेबल पर वो हर पार्टी को बुलाकर बैठा सके। क्या निगोशिएशन टेबल की राजनीति मोदी और अमित शाह नहीं करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं करते हैं। अमित शाह इज ए ट्राइबल फेलो, ही वो कर सकते हैं पर उनको ये करने नहीं देते होंगे। नहीं अमित शाह लेकिन इनसे मेरा, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? मैंने देखा उनको, अभी देखो पहलवानों में उन्होंने खुद से शुरुआत की बातचीत करने की। जी नहीं, लेकिन मोदी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप एक बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान हैं, अगर वो बातचीत में बिलीव नहीं करते, निगोशिएशंस में बिलीव नहीं करते, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मोदी अगर वो ऐसे क्यों हैं? उनका उनका जो एरोगेंस लेवल है वो बहुत बहुत ऊपर है, और वो समझते हैं कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और सवाल, आप पहलवानों के आंदोलन में जुड़े रहे, और पहली बार हमने देखा कि जो आदमी गवर्नर रहा हो, मंत्री रहा हो, जिसका इतना बड़ा कैरियर है, वो वहां जंतर मंतर में जाके जमीन पे बैठ गया, उनके साथ बैठ गया, उनके साथ शामिल हो गया। कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं करता है आज के दौर में, मोदी के दौर में। आपको क्या लगता है कि ये जो बेटियां हैं जो अपनी अस्मत के लिए, अपनी इज्जत के लिए गुहार कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी, और वो भी एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिसके ऊपर तमाम हत्या और हत्या के प्रयास के इल्जाम थे, मुकदमे थे, जिसने दाऊद इब्राहिम की मदद करी थी, जो जिसकी पहचान एक गुंडे के तौर पर है, ब्रिजभूषण, और सरकार ने तब भी लड़कियों की नहीं सुनी। आपको लगता है कि बाद में जब सरकार को ये पता लगा, ऐसा लोग कहते हैं कि ये वो रेलवे के में नौकरी करती थी, ये जितनी भी बच्चियां हैं ये सब रेलवे में नौकरी करती थी, इनको नोटिस दिया गया और फिर नौकरी से निकालने का एक इशारा किया गया कि या तो तुम धरना दे लो, या तो तुम सत्यपाल मलिक के साथ जुड़ जाओ, किसानों के साथ जुड़ जाओ, और या फिर तुम नौकरी कर लो, दोनों में से एक चीज चुननी होगी। ये जो एक ब्लैकमेल टैक्टिस है, और फिर उनको एक टेबल पर लाके उनसे बातचीत का दौर शुरू हुआ। क्या इन बच्चियों के साथ पहले यौन शोषण होता है और अब क्या आप मानते हैं कि अब ब्लैकमेल हो रहा है? परेशान पहले बिल्कुल भी किया जा रहा था, बिल्कुल अब भी किया जा रहा है। इनको डरा के बातचीत के टेबल पे लाए हैं, और कोई सेटलमेंट कर भी लेंगे दिखावे के लिए तो वो कोई दिल से किया हुआ नहीं होगा, इन बच्चियों के सेटिस्फेक्शन का नहीं होगा। लेकिन आप ये समझ लें कि ये सरकार जाएगी, और जब ये सरकार चली जाएगी तो ब्रजभूषण भी गिरफ्तार होगा और इनकी सारी मांगे हम मानेंगे। एक चीज मुझे ऐसा लग रही है मलिक साहब, आप तो, आपकी तो पारखी निगाहें हैं, जी ब्रिजभूषण के खिलाफ एक जो माइनर लड़की थी, इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी करी कि वो जो माइनर लड़की थी उसने अपने बयान फिर से जाके मजिस्ट्रेट के सामने बदले, ये स्टोरी आई है। इस पर भी क्या एक प्रेशर हो सकता है, डॉन का प्रेशर हो सकता है, पार्टी का प्रेशर हो सकता है कि भाई ये तुम माइनर हो, तुम्हारे चक्कर में मैं जेल जा सकता हूं, पॉक्सो का मुकदमा। तो वो जो पॉक्सो का जो गंभीर मुकदमा था उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए क्या बयान बदलवाए गए? स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर डलवाया गया होगा और उनके जरिए ये बच्ची बदली होगी। जी नहीं, इसको आप कैसे देखते, एक नेता के तौर पे जो कुछ हुआ महीने भर में? मैं थोड़ा सा इलेबोरेट आपसे जवाब चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो दर्शक सुन रहे हैं उनको पता लगे कि ये सरकार किस तरह का काम कर।
करती है, एक महीने में जो कुछ इन पहलवानों के साथ हुआ है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, वो बहुत अमानवीय था, इनसेंसिटिव था, और इनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है और हमारा इनसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और इनके साथ जो 28 तारीख को सड़कों पे इनको खींचा घसीटा गया, उसको देख के तो आप मेरा यकीन करें, राजस्थान में मुझे एक किसान ने बताया कि हजारों घरों में उस दिन खाना नहीं बना था और बहुत बहुत एंगर है लोगों में, बहुत नाराजगी है। तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और अब अपनी सहूलियत के लिए तथाकथित बातचीत चलाई जा रही है, उसमें कुछ ले दे के निपटाएंगे, लेकिन ये निपटेगा नहीं। क्यों नहीं निपटेगा? नहीं निपटेगा नहीं, इनकी निगाह में निपट जाएगा, लेकिन इस इशू तो खड़ा रह जाएगा। ये सरकार सदैव तो रहेगी नहीं, जब ये हट जाएगी तो नई सरकार नए सिरे से इन चीजों को उठाएगी। 15 जून तक का अनुराग ठाकुर ने समय मांगा है इन बच्चियों से, इन चैंपियन बेटियों से कहा है कि आप 15 जून तक रुके, इंतजार करें, तब तक आप कोई और एक्शन ना लें, कोई और फैसला ना लें। 15 जून को संभवतः दिल्ली पुलिस इसमें चार्जशीट दाखिल करेगी, तो चार्जशीट तक के लिए उन्होंने समय मांगा है। 15 जून को अगर ये चार्जशीट दाखिल होती है अदालत में और उस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद भी अगर बृजभूषण का गिरबान पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठा के उसको जेल नहीं भेजा जाता, तिहाड़ नहीं भेजा जाता, तो फिर ये जो किसान हैं या आप जैसे नेता हैं जो इस आंदोलन की आत्मा से जुड़े हुए हैं, बच्चियों के साथ आप खड़े हैं, आप लोगों का देन व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ मिस्टर सत्यपाल मलिक, ऑफ द फार्मर्स, ऑफ दीज चैंपियन गर्ल्स? नेक्स्ट एक्शन तो ये लड़कियां खुद तय करें क्या करना है। मेरा इनको सुझाव था और आज फिर है कि कुछ नहीं करें, ये सिर्फ राजस्थान एक हफ्ता विजिट कर दें। एक हफ्ते के इनके राजस्थान में चूंकि इलेक्शन है, इतना प्रेशर आ जाएगा दिल्ली की सरकार पे कि वो नाक रगड़ के ब्रजभूषण को जेल भेजेंगे। चूंकि कर्नाटक हारे हैं, ये अगली तीन जगह भी हार गए तो इनकी लीजो हो जाएगी। और ये राजस्थान में हारने से बहुत डरते हैं और राजस्थान में इन बच्चियों का बहुत बहुत लोगों में रिएक्शन है, बहुत प्रभाव है। जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं और मुझे लगा कि एक मौका है आपसे थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी डिस्कस करें कि जो सिनेरियो है इस वक्त और एक असाधारण अभूतपूर्व स्थिति है इस वक्त देश में। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस की पत्रिका है उसने अभी लेख छपा था और मैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था, उसमें ये कहा गया है कि आरएसएस थिंक टैंक्स का मानना है कि मोदी जी में अब वो करिश्मा नहीं रहा, मोदी जी में वो अब दम नहीं है कि अकेले दम पर वो चुनाव जिता सकें। अब शायद ये हिमाचल प्रदेश के नतीजे आने के बाद सोचा होगा या कर्नाटक के नतीजे आने के बाद सोचा होगा, ये जितने बाई इलेक्शंस बीजेपी हारती चली गई खासकर महाराष्ट्र में, उसके बाद सोचा होगा। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि मोदी जी जो 2014 में थे, उनका जो ऑरा था, पर्सनालिटी थी, वो जादू अब बेअसर है, मोदी जी उतार की तरफ हैं? डू यू थिंक दैट इट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड? क्या आपको लगता है? 100% मोदी जी इज नो मोर ए वोट कैचर, और अगर उनके नाम पे जहां भी चुनाव होगा वहीं बीजेपी हार जाएगी। स्टेट में भी जैसा वो कह रहे हैं कि स्टेट लीडरशिप को नहीं, मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे, जहां जहां लड़ेंगे वहीं हार जाएंगे। मोदी जी का टोटल एक्सपोजर हो चुका है जनता की निगाह में, और खास तौर से जो मेहनत कश लोग हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई है, इन सब सवालों पे लोगों को लगता है अब इनकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती जैसे लोग सुनते थे। तो मोदी जी इज नो मोर ए पॉजिटिव पॉइंट फॉर बीजेपी। अगर पॉलिटिकली हम देखें, ये तो आपने कहा कि जनता जो है उसके बीच में उनका जो चेहरे का नूर है, मोदी जी का नूर जो है वो अब वो नहीं रहा। पॉलिटिकली ऐसा प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे 9 साल हो गए, सरकार जश्न मना रही, 3-4 कारण आप गिनाना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री के तौर पे जहां पर आप मोदी जी की नीतियों से, उनके निर्णय से, उनके फैसलों से आप सहमत नहीं हैं, जो कुछ उन्होंने राष्ट्र में बहुत अच्छा ना किया हो? मतलब कहां पर आपको मोदी जी एक फेलियर देखते एज प्राइम मिनिस्टर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी की किसी बात पे अब लोगों को विश्वास नहीं रहा है। लोग छूटते ही कहते हैं कि झूठ बोलते हैं।
इन्होंने जब किसान मूवमेंट के दौरान कानून वापस लिए थे तो उस दिन कहा था कि हम आपको एमएसपी देंगे, और उसको साल भर से ज्यादा हो गया है। अभी परसों ये चडूनी और बाकी लोग जो हैं एमएसपी मांगते हुए इन पे लाठीचार्ज हुआ है, ये गिरफ्तार किए गए हैं, जेल भेजे गए हैं और इन पे 307 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। तो इनकी कथनी और करनी का फर्क लोगों को मालूम हो गया है। दूसरे, इन्होंने कोई चीन के संदर्भ में भी इनकी चुप्पी का लोगों में असर हुआ है। दूसरे, इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों के सवाल इन पे कहीं भी, फिर अभी आप जो अग्निवीर लाए हैं इसका बहुत रिएक्शन है नौजवानों में, खासतौर से ग्रामीण नौजवानों में। तो इनका अब कोई पॉजिटिव पॉइंट लोगों को नहीं दिखता है। आप गवर्नर रहे और कश्मीर के आप गवर्नर थे जब धारा 370 वहां लगाई गई, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे उस वक्त, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स भी आपके हाथ में थी। तो जाहिर तौर पर तब बहुत से इंटरैक्शंस आपके मोदी जी के साथ होते होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे ऐसा सुनाई पड़ता है कि जब मीटिंग होती है, मोदी जी जिस मीटिंग को हेड करते हैं, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, चाहे वो गवर्नर्स के साथ मीटिंग हो, चाहे वो मातहत अधिकारियों के साथ मीटिंग हो, मोदी जी उस मीटिंग में डेमोक्रेट की जगह डिक्टेटर लगते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्या आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं अगर आप मेरे सवाल से सहमत हैं? नहीं, वो हैं तो ऐसे ही, लेकिन मैं तो खैर उनसे दूसरे लेवल पे बात करता था और अपनी बात बेझिझक कह देता था। उनको पसंद नहीं आती थी, बाद में मुझे पता चलता था कि इनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बोल देता था। किसानों के मामले पे भी जब मैं गया तो मेरा शुरू में ही 5 मिनट में उनसे झंझट हो गया था, लेकिन वो सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं। आप सुनते रहें, उनकी बात मानते रहें तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने जरा सा नोट ऑफ डिसेंट दिया तो वो आप में दिलचस्पी उनकी खत्म हो जाती है और वो खड़े हो जाते हैं। मतलब जरा सी असहमति हुई तो मोदी जी तुरंत जो है बिफर पड़ते हाँ, हैं, खड़े ये हो कहना जाएंगे। चाहते एक मामला मुझे याद है जिसमें वो बोले कि नहीं नहीं सब मेरे साथ हैं और कुछ नहीं, तुम बस फला आदमी से मिल लो, और वो खड़े हो गए। मतलब मीटिंग एंडेड एब्रप्टली, जैसा उसने किया था ये वायर के इंटरव्यू में उन्होंने एक बार। जी हाँ, करण थापर के साथ जो उन्होंने किया हाँ, कि तो अपना उनको माइक सुनना वाइक निकाल पसंद दिया नहीं था। है, सवाल भी पसंद नहीं है, सुनना भी पसंद नहीं है, नोट ऑफ डिसेंट भी पसंद नहीं है। मतलब कोई उनसे मतभेद नहीं जता सकता उनके आगे। ना, नहीं नहीं जता सकते, जताओगे तो आप अपने खतरे उठाओगे। जैसे मैं खतरे उठा उठाए। रहा हूँ, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मुझे घर भी नहीं दिया है और मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, जबकि जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की थी उनसे आज तक पूछताछ नहीं हुई। मेरे स्टाफ से सीबीआई ने पूछताछ की, भाई क्यों कर रहा हूँ, हम तो शिकायत करने वाले हैं, हम तो विसिल ब्लोअर हैं, विसिल ब्लोअर से कहीं पूछताछ होती है। लेकिन चूंकि मोदी जी का एजेंडा है हमको नुकसान पहुंचाना। आप क्योंकि एक ऐसे वक्त पे गवर्नर रहे जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल था, जाहिर तौर पे आप पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे थे। उस वक्त एनकाउंटर भी हो रहे होंगे और तमाम तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे सारी चीजें होंगी। अमूमन हमने देखा है कि जो भी गवर्नर रूल में कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा, उसको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, जोखिम बहुत थे। तो क्या आपसे ये जो सिक्योरिटी हटाई गई है उसके पीछे मोदी जी की नाराजगी है, या मोदी हाँ, जी उसको आपको अब? कोई रीजन नहीं। जगमोहन जी डेथ बेड पे थे तब भी उनको सिक्योरिटी थी। मेरे से पहले जो गवर्नर साहब हटे हैं उन पे 70 आदमी हैं आज भी, मेरे पे एक सिपाही है, सिर्फ एक ही है। जी। मुझे वो टेररिस्ट के सामने खुला छोड़ दिया है कि इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं, आओ और इसको मार दो। जबकि मुझे पाकिस्तान से भी खतरा है, कश्मीरी टेररिस्ट से भी खतरा है। जी, और तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं ISI टाइप, उनसे भी सब खतरा होगा सब आपको। सब जी जी। एक सवाल और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उस सरकार में एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। हमने एक पत्रकार के तौर पे 2014 में देखा कि मोदी जी जिस जहाज से, नए नए चमचमाते जहाज से जिन्होंने कन्वेसिंग करी थी, उस जहाज पे अडानी लिखा हुआ था। फिर हमने कुछ तस्वीरें देखी जब अडानी जी के साथ मोदी जी बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के बाद हमने देखा कि अडानी जी के साथ उन्होंने कई विदेशी दौरे किए। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं, जापान की तस्वीरें, और भी कई मुल्कों की तस्वीरें। और फिर हमने ये देखा कि जो देश में एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, वो अडानी की कंपनियों को दिए जाते गए। क्या आपको लगता है कि
वाकई अडानी जो गुजरात से आते हैं और मोदी जी और अडानी का राइज साइमल्टेनियस है, एक साथ है, क्या मोदी जी ने वाकई कहीं ना कहीं एक तरह से ऑब्लाइज किया है, क्विड प्रो को लगता है कि भाई तुमने हमारा साथ दिया, हम तुम्हारा साथ देंगे? क्या अडानी ग्रुप को फेवर किया गया है, और अगर किया गया है तो क्यों किया गया होगा? देखिए, लोग तो तमाम तरह की बातें करते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता। लोग तो ये कहते हैं कि अडानी के यहाँ जो कुछ है वो मोदी जी का है, दैट इज मोदीज इन्वेस्टमेंट। तो मोदी जी की जो अडानी के प्रति सॉफ्टनेस है उसका कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे। पार्लियामेंट में भी वो एक लाइन नहीं बोले हैं। और जब राहुल गांधी ने उस सवाल को उठाया कि अडानी के यहाँ ये 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया है। तो लगता है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप है। अनहेल्दी रिलेशनशिप। और एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप बहुत क्रिस्प बोलते हैं, मैं एक पहला नेता देख रहा हूं जो बहुत टेलीग्राफिक है लेकिन उसकी हर शब्द में वजन है। मैं एक चीज आपसे सवाल जानना चाह रहा था कि अमूमन हमने देखा मोदी जी के दौर में बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे, वो सब के सब उन्होंने जैसे समझौता कर लिया। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन सत्यपाल मलिक जो है, जैसे इतना खुलकर आप बोलते हैं कि न्यूज टीवी में एंकर नहीं बोल पाते, विपक्ष के बहुत से नेता ऐसा नहीं बोल पाते, विपक्षी सरकारों में, भाजपा गैर भाजपा सरकारों में जो मुख्यमंत्री वो नहीं बोल पाते। आप जो इतना खुलकर बोलते हैं, इतना तल्ख बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, उसकी पीछे वजह क्या है? क्या आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, स्विस बैंक में पैसा नहीं है, या आपने गलत काम नहीं किया है? ऐसी क्या मतलब वजह क्या है कि आप डरते नहीं है, या आपको जेल का डर नहीं है? देखिए, जेल तो मैं बहुत बार गया हूँ और फिर चला जाऊंगा, और मुझे लगता है ये मुझे चुनाव से पहले भेजेंगे भी किसी ना किसी प्रेटेक्स्ट पे। मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं चरण सिंह जी के साथ काम किया, लोहिया जी के साथ काम किया। चरण सिंह जी कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे चाहे जो छोड़ना हो वो छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। तो मैं जो मेरे अकीदे हैं, मेरा जो विश्वास है जिन चीजों में, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। दूसरे, अब ये क्या क्या चाहते हैं मैं आपको बताऊं। मैं जब गोवा में था तो एक दिन सुदर्शन न्यूज वाला मेरा इंटरव्यू करने आ गया। इंटरव्यू किसी और सब्जेक्ट पे था, लेकिन उसने लिख दिया कि ये जब कश्मीर में थे तो इन्हीं के जमाने में 370 हटी थी, जिसपे मैंने कोई शब्द बोला ही नहीं था। अगले दिन इन्होंने खुद फोन किया और ये कहा कि भाई फिर बोल दिए तुम कश्मीर पे। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कि नहीं, देखे तुम उसमें छपा है। मैं कहा छप गया होगा, मैंने नहीं कहा, उसने अपनी तरफ से कह दिया होगा। ये किसी के साथ ग्लोरी भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, फोटो फ्रेम में किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। राजनाथ जी को कई बार इन्होंने धक्का दिया है फोटोग्राफी होने के वक्त। तो अगर इनको हमारा सर्वाइवल ही नहीं बर्दाश्त है तो हम तैयार हैं हर चीज फेस करने के लिए। एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, बस सवाल आखिरी समझ लीजिए इसको, क्योंकि आपने बहुत इतना समय दे दिया, यही बहुत है। आपने कहा कि इनके फोटो फ्रेम में जब मोदी जी की फोटो खींची जा रही होती है और बगल में कोई बड़ा नेता हो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई गवर्नर हो, तो वो साथ नहीं खड़ा होता। तो क्या आप लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि भाई मोदी जी को अकेले छोड़ दो, पीछे चलो, साइड में चलो, या एसपीजी कहता है, या प्रधानमंत्री का कोई अधिकारी बोलता है कि नहीं भाई थोड़ा किनारे हो जाइए? ये लोग किनारे क्यों हो जाते हैं आप लोग? आदेश है, पहले ही कह दिया जाता है कि आप किससे कह दिया अकेले। जाता है? मोदी जी जो दूसरा फ्रेम में आना चाहता है उसको कह दिया। जैसे एक टनल खुदी थी जो राजनाथ सिंह जी के महकमे की टनल थी, राजनाथ सिंह जी उस ट्रिप में इनके साथ थे, लेकिन फोटो इन्होंने अंदर अकेले टनल में हाथ हिलाते हुए अपना कराया, राजनाथ बराबर में नहीं थे। इसी तरह जब ये सरदार पटेल की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने गए तो यहाँ से ये आदेश था कि हेलीकॉप्टर से जब ये उतरेंगे वहां से और फूल चढ़ाने तक कोई इनको अकम्पनी नहीं करेगा। तो कोई अकम्पनी नहीं करता था। तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आप जैसे गवर्नर थे तो आपको भी इस तरह से इशारों में कहा जाता भाई थोड़ा सा दूर हटिए? क्योंकि बहुत से ऐसे फंक्शन होंगे जब आप कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में जहां भी मोदी जी जाते होंगे तो गवर्नर तो रहेगा साथ में, क्योंकि आप उस वक्त एग्जीक्यूटिव हेड थे जम्मू कश्मीर के। तो क्या इस तरह के ना, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। चूंकि प्रोटोकॉल होता है कि जब मैं इनको रिसीव करता हूँ उसके बाद जिस गाड़ी से चलते हैं उसमें गवर्नर साथ चलता है। लेकिन
एक काम कर दिया था इन्होंने कि जिस मीटिंग में ये बोलते थे उसमें गवर्नर नहीं बोलता था। मतलब आपको भी पता लग गया कि भाई फ्रेम से दूर रहना है। चलिए मलिक साहब, आप इस शो में आए और मुझे लगा कि एक नहीं, देश में मैं ऐसा नेता। आपसे जी अंत में अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि सरकार को ये जो एमएसपी वाला मामला है, जी हाँ, एमएसपी का इसमें मामला। जो गिरफ्तारियां की हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए हैं हरियाणा में, उसको खत्म करें और एमएसपी अक्षरशः से लागू करें। एमएसपी के अनुसार फसलों का दाम दें, जो नहीं दे रहे हैं। सूरजमुखी का 6,000 रुपए एमएसपी है और दे रहे हैं 4,000 रुपए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते अगर इसको कर लेंगे तो अच्छा है, वरना खतरा ये है कि देश में दोबारा भयानक किस्म का किसान आंदोलन होगा। नहीं, और लेकिन मैं यहाँ पर मैं 12 तारीख को पीपली में किसानों की मीटिंग है, इन्हीं के सवाल पे मैं जाऊंगा उसमें। नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो बकायदा पार्लियामेंट में कहा था कि किसानों की जो आमदनी है वो 3 गुनी होगी, पहले 2 गुनी करेंगे, फिर 3 गुनी करेंगे। तो जो 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 अपने को किसान नेता कहता हो, जो किसान नेता, जो प्रधानमंत्री का, वो क्यों नहीं एमएसपी बढ़ा रहे? वो तो उनको बढ़ा देना चाहिए। ये तो हो सकता है बढ़ा नहीं कृषि रहे आप देख लेना, 3 गुना छोड़िए, उसकी तो आधी भी नहीं रही जितनी आमदनी होती थी। जी चलिए मलिक साहब, आप आए और आपने तमाम मुद्दों पर बात करी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक नेता जिसका इतना लंबा करियर है वो आज भी इतना खुलकर बोलता है। और जो सत्यपाल में जो सत्य, जो नाम आपको माता पिता ने दिया होगा बरसों बरस पहले, उसमें कुछ ना कुछ उसकी तासीर तो है सत्यपाल की, कि वाकई आप सत्य, जी सत्य को लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके।